अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हमने एजुकेशन में पेज नंबर 41 ओपन बेटा, पेज नंबर 41 इसकी रीडिंग करनी है और साथ इसकी मैं आपको एक्सप्लेन करने के बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी। तो इसमें है आज हमारा सेकंड पॉइंट है आम तालीम यानी कि जनरल एजुकेशन। इससे पहले हमने क्या किया था, पेशा वाराना तालीम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मुख्तलिफ पेशे जो थे वो डिस्कस किए थे कि कौन कौन से ऐसे तालीमी मराहिल हैं जहाँ से गुजर कर और किस तरह के पेशे इख्तियार किए जा सकते हैं। उसमें बहुत जो थे बड़े बड़े पेशे, वो उनके बारे में हमने पढ़ा था और उनके बारे में किस तरह की तालीम ज़रूरी है ये भी हमने पढ़ा था। आज हम आम तालीम के बारे में रीडिंग करेंगे। तो पेज नंबर 41 पे देखें बेटा, आम तालीम। आम तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जिसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है। यानी कि तालीम, आम तालीम जो है वो स्कूलों में किया जाता है और तालीमी इदारों में और कॉलेजेस में उसका एहतमाम किया जाता है। यानी कि आम तालीम हासिल करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से जो हैं तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस और दूसरे तालीमी इदारे। जबकि जो पेशा वाराना तालीम है उसके लिए इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे, ठीक है, वो हमने पढ़े थे। लेकिन ऐसी तालीम हासिल करने के बाद कोई शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं बनता। अब ये जो तालीम है इसको हासिल करने के बाद जो है कोई भी इंसान जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो जाता, यानी कि किसी भी शोबे में नहीं जा सकता। आगे उसको एक फील्ड अपनी मुंतखब नहीं कर सकता कि उसने किस फील्ड में जाना है। साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा हर सतह की तालीम को आम तालीम में शुमार किया जाता है। यानी कि साइंस की तालीम, अब उसके ज़रिए से इंजीनियरिंग और मेडिकल और इस तरह बहुत से दूसरे आ जाते हैं। लेकिन और जो पेशा वाराना तालीम है उसमें जो है इसके अलावा जो दूसरे पेशे हैं वो आ जाते हैं। ज़राअत का पेशा आ जाता है, कानून की डिग्री आ जाती है, होम इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि ख़वातीन के लिए हैं, और इसके अलावा भी और दूसरे भी सब्जेक्ट हैं जो कि ऐसी तालीम है जिसके ज़रिए से पेशा वाराना तालीम के बाद कोई ना कोई फील्ड इंसान मुंतखब कर लेता है। लेकिन जो आम तालीम है इसमें ऐसा नहीं होता। यानी कि साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा हर सतह की तालीम को आम तालीम में ही शुमार किया जाएगा। यानी कि सिर्फ साइंस और पेशा वाराना तालीम, इसके बाद तो कोई ना कोई आप फील्ड मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन आम तालीम के बाद आप कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इसके लिए बाकी तालीम जो है उसको आम तालीम ही कहा जाएगा। आम लोगों को ख्वांदा बनाने के लिए जिस सतह की तालीम ज़रूरी ख्याल की जाती है ऐसी तालीम को आम तालीम में शामिल समझा जाता है। यानी कि आम लोग जो हैं, अनपढ़ लोग जो हैं, उनको ख्वांदा यानी कि पढ़े लिखे बनाने के लिए जिस सतह की तालीम ज़रूरी ख्याल की जाती है, यानी कि लोगों को पढ़ा लिखा बनाने के लिए जो तालीम दी जाती है, जो ज़रूरी समझी जाती है, ऐसी तालीम को आम तालीम कहा जाता है। इस सतह की तालीम मुल्क के तमाम शहरियों के लिए लाजमी समझी जाती है। आम तालीम जो है तमाम शहरियों के लिए ज़रूरी शुमार की जाती है। यानी कि ख्वांदा होने के लिए, पढ़े लिखे होने के लिए आम तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में सानवी सतह यानी कि 12वीं दर्जे तक की तालीम शहरियों के लिए लाजमी है। अमेरिका में क्या है कि सेकंड ईयर तक, ठीक है, कॉलेज लेवल तक जो तालीम है वो उसमें वो ऐसी तालीम जो है शहरियों के लिए लाजमी करार दे दी गई है। और पाकिस्तान में ये सतह इब्तदाई तालीम है, यानी पाकिस्तान के तमाम बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं होते। पाकिस्तान में क्या है कि सब बच्चे जो हैं उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है तो कहीं माली हालात की वजह से बच्चे दाखिला नहीं ले सकते, तो इसलिए तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। और जो दाखिल होते हैं उनमें से भी 50% इब्तदाई तालीम पूरी करने होने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। अब इब्तदाई तालीम जो है मिडिल क्लास तक, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेके 8 क्लास तक, तो मिडिल यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चे जो हैं वो फिर किसी न किसी वजह से तालीम दरमियान में ही छोड़ जाते हैं। और ये याद रहे कि इब्तदाई तालीम से मुराद 8वीं दर्जा तक की तालीम है, यानी कि इब्तदाई तालीम जो है 8 क्लास तक है, ठीक है, मिडिल सेक्शन तक है। तो यहाँ तक आते आते बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम कुछ किसी मजबूरी की बिना पर वो नहीं आगे कंटिन्यू रख सकते, तो वो दरमियान में ही मिडिल क्लास तक आते आते छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान के क़याम के वक्त से ही तालीम की ज़रूरत को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म ने एक तालीमी पॉलिसी जो मुरतब की गई थी
1947 में, ठीक है, पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो कायदे आज़म ने इसमें खुद दिलचस्पी ली थी, वो शिरकत तो ना कर सके, लेकिन उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के नाम पैगाम छोड़ा था कि हमने दुनिया का मुकाबला करना है, तो इसके लिए हमें हमारे बच्चों को पढ़े लिखा होना लाजमी है। तो इसके बाद जो था 1947 की पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस का एक रुख मुतय्यन कर दिया गया, यानी कि इस ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया गया कि तालीम जो है आम होनी चाहिए, हर बच्चे को तालीम हासिल करनी चाहिए। और पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 में इसको एक यानी कि इसका एक मकसद जो था वो वाज़िया कर दिया गया। बाद में बनने वाली तालीमी पॉलिसियों में इसको अहमियत दी गई। अब उसके बाद 1947 में बनने वाली तालीमी पॉलिसी जो थी, उसके बाद जितनी भी तालीमी पॉलिसीज़ बनी उसमें उसको अहमियत दी गई। इस वक्त के वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान ने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया कि आम तालीम से मुराद ये है कि करिया करिया गाँव-गाँव स्कूल और मदारिस कायम किए जाएँ। अब जनाब फजलुर रहमान जो थे वो पहले वज़ीर तालीम थे और उन्होंने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 1947 की तालीमी कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, उन्होंने एक तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया था कि आम तालीम से मुराद ये है, आम तालीम उन्होंने किसको करार दिया कि हर जगह, मुल्क के हर कोने में, हर गोशे में, हर गांव में, हर शहर में स्कूल कायम किए जाएं ताकि तालीम पाकिस्तान के हर शहरी को तालीमी सहूलत मैसर आ सके। ये किस लिए उन्होंने कहा? ताकि हर जो बच्चा है, पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो तालीम हासिल कर सके, उसके रास्ते में कोई भी मुश्किलात ना आ सकें, तालीमी सहूलत हर बच्चे को मैसर हो और मुल्क से नाख्वानगी को दूर किया जा सके। और मुल्क से क्या किया जाए कि नाख्वानगी यानी कि अनपढ़ लोगों की जो शरह ज़्यादा थी उसको ख़त्म किया जा सके, यानी कि तमाम मुल्क के तमाम लोग पढ़े लिखे शामिल हो सकें इसमें, यानी कि मुल्क में तमाम पढ़े लिखे लोग आ सकें। क्योंकि नाख्वानगी मुल्क की सलामती और फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। नाख्वानगी यानी कि अनपढ़ लोगों का ज़्यादा होना, ये क्या है कि मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, फलाह बहबूद के लिए भी और मुल्क की सलामती के लिए भी पढ़े लिखे लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होगा कि हर जगह तालीमी सहूलत मैसर होगी तो ही लोग तालीम हासिल कर सकेंगे और इस तरह अपने मुल्क की सलामती के लिए काम कर सकेंगे। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है नाख्वानगी। क्या है? यानी कि अनपढ़ लोग जो हैं मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भी और उसकी खुशहाली की राह में भी सबसे बड़ी रुकावट हैं। अगर इस रुकावट को दूर कर दिया जाए तो मुल्क खुशहाल भी हो सकता है और जो है तरक्की भी कर सकता है। तालीम सबके लिए होनी चाहिए, यानी कि तालीम की सहूलत हर किसी को मैसर होनी चाहिए। इस वक्त ये भी तय किया गया कि नाख्वानगी दूर करने के लिए तालीम बालगा के मराकिज़ कायम किए जाएं। अब नाख्वानगी यानी कि अनपढ़ लोगों की शरह को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए, यानी कि बच्चों के लिए तो स्कूल बन गए, लेकिन जो बड़े थे, जो अनपढ़ थे, जो नहीं पढ़े लिखे थे, उनके लिए तालीम बालगा के मराकिज़ बनाए गए, यानी कि इदारे बनाए गए जहाँ पे बड़े लोग जो थे, बुजुर्ग हजरात जो थे, वो भी जाकर तालीम हासिल कर सकें और इस तरह से पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए तालीम बालगा जो थे उसके मराकिज़ कायम किए जाएं। ज़राए इब्लाग से भी इस सिलसिले में मदद हासिल की जाए। ज़राए इब्लाग क्या होता है? नशरियात, ठीक है, जिस तरह टीवी के ज़रिए से, रेडियो के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, यानी कि तालीम को आम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि अदारे ही हों, बल्कि तालीमी बालगा के लिए क्या किया गया कि उसके लिए क्या ज़रूरी समझा गया कि ज़राए इब्लाग से भी मदद हासिल की जाए। यानी कि लोग रेडियो शौक़ से सुनते थे, टीवी देखते थे, तो उसके ज़रिए से भी ऐसे प्रोग्राम नशर किए जाएँ कि लोग जो हैं तालीम हासिल कर सकें। मुख्तलिफ़ तालीमी पॉलिसियों में शरह ख़वानगी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर अमल होता रहा है, यानी कि जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ बनी हैं उसमें एक ही बात जो है उस पर अमल होता रहा है कि शरह ख़वानगी बढ़ाना है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद को ज़्यादा करना है, जो अनपढ़ लोग हैं वो कम हों और बल्कि ना होने के बराबर हों, यानी कि मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पढ़े लिखे हों, एज़ वेल एज़ पॉसिबल तालीम जो है हर इंसान हासिल कर सके।
तो इसके लिए इस अहमियत को सबसे ज़्यादा अहम दिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर अमल किया जाता रहा है कि किस तरह से शरह ख्वानदगी को बढ़ाया जाए। तालीम बालगा के प्रोग्रामों को इस सिलसिले में ख़ुसूसी अहमियत हासिल रही है। अब बच्चे तो तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन साथ साथ जो बड़े थे, अनपढ़ थे, बुज़ुर्ग थे अनपढ़ थे, उनके बच्चों के वालिदैन थे अनपढ़ थे, तो उनके लिए भी तालीम बालगा यानी कि ऐसे मराकज़ कायम किए गए कि बड़े जो हैं वो भी तालीम हासिल करें। तो इसमें ख़ुसूसी अहमियत उसको दी गई, तालीम बालगा को बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर अहमियत दी गई। तालीम बालगा और आम तालीम के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी कोशा रही है और अब भी ये कोशिश जारी है। यानी कि कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो कि पढ़ लिख यानी कि उनके लिए कोई ना कोई मसला आ जाता है, वो पढ़ लिख नहीं सकते, या तो उनके शहरों में स्कूल नहीं होते, जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे तालीमी इदारे नहीं होते, या फिर बहुत महंगे होते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इस सिलसिले में उनके लिए ये सबसे बड़ी कोशिश कौन सी है, यानी कि शरह ख्वानदगी को कम करने के लिए सबसे जो बड़ी कोशिश की जा रही है वो कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही है? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। यानी कि घर में ही आप तालीम हासिल कर सकते हैं और जाके आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। फिर उसके बाद 1998 से लेकर 2010 की तालीमी पॉलिसी में भी रस्मी तालीमी इदारों के अलावा गैर रस्मी इदारों, रेडियो, टेलीविज़न को आम तालीम के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी कि इसके लिए भी सिफारिश की गई कि रेडियो, टेलीविज़न जो अखबारात हैं इनको भी तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए, ज़राए ब्लाग को भी तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में शरह ख्वानदगी 62.3 यानी कि 62.3% जो है हो चुकी है के करीब, यानी कि इसके करीब तक पहुंच चुके हैं पढ़े लिखे लोगों की। हुकूमत ने जब कोशिश की तो इसका क्या नतीजा निकला कि जो शरह ख्वानदगी है यानी कि पढ़े लिखे लोग जो हैं 62% तक हो गए। बाज़ तालीमी पॉलिसियों में शरह ख्वानदगी बढ़ाने के लिए एजुकेशन कोर कायम करने की सिफारिशात भी की गई हैं। साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में जो तालीम दी जा रही है वो भी आम तालीम में शुमार की जाती है। यानी कि साइंस के अलावा और पेशा वाराना तालीम के अलावा जो स्कूलों में और कॉलेजेस में जो तालीम दी जा रही है वो आम तालीम में ही शुमार होती है। अगर साइंस के सब्जेक्ट में आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो उसमें और पेशा वाराना तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आपकी जो है एक खसूसी तालीम होती है, जिसके बाद आप अपनी मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं अच्छे तरीके से, या फिर कोई भी काम पेशा इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जो है उसके अलावा जो है तालीम जो स्कूलों और कॉलेजों में जो तालीम दी जा रही है और जो दूसरे इदारों में तालीम दी जा रही है तालीमी इदारों में, वो आम तालीम है और वह भी आम तालीम में शुमार ही की जाती है। इसमें मैट्रिक, FA, BA और MA तक की तालीम को शुमार किया जाता है। इसमें कौन कौन सी तालीम आ जाती है आम तालीम में? मैट्रिक, स्कूल की आखिरी जो डिग्री होती है वो मैट्रिक होती है, ठीक है, तो वो भी आम तालीम में आ जाती है। फिर उसके बाद FA यानी कि आप साइंस के सब्जेक्ट में करेंगे तो वो FSC में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है पेशा वाराना तालीम में जैसे बैंकिंग, कॉमर्स, होम इकनॉमिक्स वगैरह के डिपार्टमेंट, ज़राअत के डिपार्टमेंट आ गए, इस तरह के आप इसमें तालीम हासिल करेंगे तो पेशा वाराना तालीम में तो उसकी जो है वो उसकी अलग से उनकी जो है डिग्री होगी। लेकिन जो इनके अलावा यानी कि साइंस के अलावा जो पेशा वाराना तालीम के अलावा जो तालीम हासिल की जाती है उसमें मैट्रिक आ जाता है, FA आ जाता है, BA आ जाता है और MA यानी कि सिंपल आम तालीम में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की तालीम को शुमार किया जा सकता है आम तालीम में। आज बेटा हम लोगों ने आम तालीम के बारे में रीडिंग की है, पेज नंबर हमारा जो था 41 और 42, ठीक है। इसमें हमने आम तालीम के बारे में पढ़ा है कि साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा जो तालीम हासिल की जाती है वो आम तालीम कहलाती है। अब इसके बाद जो है कोई भी किसी शोबे का माहिर नहीं बनता, यानी कि ऐसी तालीम में कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो जाता कि वो किसी फील्ड में जाके जो है कोई पेशा इख्तियार कर सके। ये आम तालीम जो है अगर साइंस और पेशा वाराना तालीम में डिग्री ली जाएगी तो उसके बाद वो किसी न किसी शोबे में जा सकता है। तो आम तालीम के बारे में बेटा आपको समझ आ गई होगी कि शरह ख्वानदगी को कम करने के लिए ये तालीम दी जा रही है, यानी कि मुल्क के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पढ़े लिखे हों, तालीम हासिल करें, शरह नाख्वानदगी जो है वो कम हो जाए, यानी कि अनपढ़ लोग जो हैं वो कम हो या ना हो, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग
जहाँ तक मुमकिन हो सके पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सामने आए ताकि मुल्क की सलामती और उसकी तरक्की के लिए जो है कोशिश की जा सके और हमारा मुल्क और कौम जो है वो तरक्की करे और खुशहाल मुल्क बन जाए। इसलिए आम तालीम जो है ये दी जाती है और ज़रूरी समझी जाती है आम तालीम दी जानी। अब बेटा मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नोट करवाती हूँ। आम तालीम से क्या मुराद है? सवाल नंबर 1 देखें, नोट कर लीजिएगा बेटा इनको। आम तालीम से क्या मुराद है? अब आम तालीम जो है हमने जैसे कि रीडिंग की कि आम तालीम क्या है, यानी कि शरह ख्वानदगी को कम करने के लिए ताकि मुल्क की सलामती और जो है खुशहाली लाई जा सके, इसके लिए आम तालीम ज़रूरी है। ठीक है, आम यहाँ इस पे देखिए फर्स्ट लाइन में आम तालीम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लाइन, आम तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जिसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है। यहाँ से लेकर ऐसी तालीम को आम तालीम में समझा जाता है। थर्ड लाइन में यहाँ तक बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। इब्तदाई तालीम से क्या मुराद है? अब इब्तदाई तालीम क्या होती है? ठीक है, आम तालीम तो ये होगी कि शरह ख्वानदगी को कम करने के लिए तालीम दी जाती है जिसमें मैट्रिक, FA, BA, MA आ जाता है और ये इसलिए की जाती है कि जो है मुल्क से शरह ख्वानदगी जो है वो ज़्यादा हो, शरह नाख्वानदगी कम हो जाए, यानी कि अनपढ़ लोग कम हो और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा आएँ। अब है इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम से क्या मुराद है? तो इब्तदाई तालीम जो है इसके बेटा इसी पैराग्राफ में देखें। इब्तदाई तालीम से मुराद 8वीं दर्जे तक की तालीम है, यानी कि इब्तदाई तालीम जो है 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक है। तो मिडिल क्लास तक जो है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इब्तदाई तालीम से मुराद 8वीं जमात तक की तालीम है। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान ने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्या फरमाया? इस सवाल का जवाब बेटा देखें, पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम ने क्या फरमाया। तो इसमें देखें वज़ीर तालीम जनाब फजलुर रहमान ने तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फरमाया कि आम तालीम से मुराद ये है कि गांव-गांव, करिया-करिया स्कूल और मदारिस कायम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान के हर शहरी को तालीमी सहूलत मुयस्सर हो सके और मुल्क से नाख्वानदगी को दूर किया जा सके, क्योंकि नाख्वानदगी मुल्क की सलामती और फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। यहाँ से बेटा ज़राए ब्लाग से भी इस सिलसिले में मदद की जाए। यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें बेटा। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में शरह ख्वानदगी कितने फ़ीसद है? शरह ख्वानदगी क्या है? पढ़े लिखे लोग। ठीक है, शरह ख्वानदगी कितने फ़ीसद है, यानी कि कितने % है? तो इसमें आप लिखेंगे पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 पे बेटा इसका आंसर है कि हुकूमतों की कोशिशों के नतीजे में, यहाँ से देखें फर्स्ट लाइन में, हुकूमतों की कोशिशों के नतीजे में शरह ख्वानदगी 62.3% के करीब हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिर सवाल नंबर 5 लिखें।
किस दर्जे तक की तालीम आम तालीम में शुमार की जाती है। इसी में पेज नंबर 42 पर देखें बेटा, पेज नंबर 42 पर लास्ट 2 लाइन्स। साइंस और पेशा वाराना तालीम के अलावा स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में जो तालीम दी जा रही है वो भी आम तालीम में शुमार की जाती है और इसमें मैट्रिक, FA, BA और MA तक की तालीम को शुमार किया जाता है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लें, आंसर्स जो हैं बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। ओके बेटा, आपका आज का लेक्चर अब कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे और आंसर्स जो हैं वो मार्क कर लिए होंगे। अब इनको कोशिश कीजिएगा नोटबुक पर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।